नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो है हमारी बेसिकली जो कृषि के ऊपर हमारे जो हम डिस्कस कर रहे थे उससे संबंधित। और इसमें जो हमारी अगली फसल है वो है जूट। जूट भारत की कपास के बाद दूसरी महत्वपूर्ण रेशे वाली फसल है। ठीक है। इसका जो प्रयोग है मुख्य रूप से बैग, रस्सियाँ, कालीन, गलीचे, त्रिपाल आदि बनाने के लिए किया जाता है। जब आप लोग कभी माता वैष्णो देवी के ऊपर जाओगे तो आप लोगों को वहाँ पे है ना जूट की थैलियाँ मिलेंगी प्रसाद के रूप में। तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा जी हाँ, जूट इस प्रकार का होता है और इससे इसके बैग्स भी बनते हैं। और आज के टाइम पे जैसे ही पॉलीथीन का प्रयोग बंद हो गया है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा जूट का प्रचलन बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है। जूट की जो कम कीमत है, उसकी जो कोमलता है और इसकी मजबूती के कारण इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। परंतु जैसे जैसे सिंथेटिक विकल्प आने लग गए मार्केट के अंदर, वैसे वैसे जूट की मांग में कमी आना प्रारंभ हो गई। ठीक है। जब हम इसकी विकास की स्थितियों की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो जूट है मुख्य रूप से 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में होता है। इसके लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। लगभग 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जहाँ पर होती है वहाँ पर यह फसल की जाती है। और जिसमें विकास की अवधि के दौरान लगभग 80 से 90% सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। उन क्षेत्रों के अंदर जूट की खेती बहुत अच्छे से होती है। फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जब बुआई होती है तो उस टाइम पर जो पौधा है उगाते हुए पूर्व मानसून, जिसको हम प्री मानसून बोलते हैं, वहाँ पर 25 से 55 सेंटीमीटर जिस समय पर वार्षिक वर्षा होती है तो प्री मानसून में 25 से 55 सेंटीमीटर जब वर्षा होती है तो उसके साथ किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि इस समय में जो मानसून का मौसम का जो पूरा लाभ उठाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। जूट मुख्य रूप से फरवरी में बोया जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है। क्यों? इस फसल को पकने में लगभग 8 से 10 महीने का समय लगता है। जलोढ़ मिट्टी है इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जो कि हल्की रेतीली या चिकनी मिट्टी होती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास की तरह जूट भी क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता को जल्दी से समाप्त कर देता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि इसके अंदर लगातार जो नई मिट्टी है वो आती रहे। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि आप लोगों को वो क्षेत्र जहाँ पर जो नदियाँ हैं हर साल अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी है अपने साथ लेके आए और उसके अंदर जमा करते रहे, तो उस कंडीशन में उस क्षेत्र के अंदर जो ये जूट की खेती है सबसे अच्छी होती है। अब उसकी जूट की प्रोसेसिंग की बात करते हैं। कटाई के बाद जो जूट के रेशे हैं उसके लिए जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो उसके लिए सस्ते श्रम की बड़ी आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके रीज़न क्या है कि पहले तो पौधे के जो बंडल बनाए जाते हैं और उनको बांधकर पानी में भिगोकर नरम करने के लगभग 3 सप्ताह तक स्थिर पानी में डुबाया जाता है। या फिर आप लोग एक चीज़ कह सकते हो कि हम सन बोल सकते हैं। मतलब इसको अगर हम हमारी एरिया के अंदर देखें तो सन की खेती होती थी पहले। उसमें मैंने भी खुद भी देखा है कि हमारे पिताजी सन बोते थे खेत के अंदर और उसके बाद उन सनों को क्या करते थे, जो आपका आप ये कह सकते हो जोहड़ के अंदर दबाए आते थे, उसके बाद उसके संकड़े होते थे, उसको हम जहाज़ भी बनाते थे और उसके साथ साथ उसके साथ खेलते भी थे। वो लकड़ी के रूप में भी काम आता था। तो पानी का उच्च जो तापमान है इसकी जो रेटिंग है उस प्रक्रिया को तेज़ करता है। मतलब जब हम इसको पानी के अंदर दबाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बहुत जल्दी नरम होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर दबो देते हैं। ठीक है। रेटिंग पूरा होने के बाद पौधे से छाल छील ली जाती है और रेशा निकाल लिया जाता है। इसके बाद रेशे की स्ट्रिपिंग, धुलाई और सफाई की जाती है। ठीक है। रेशे को धूप में सुखाया जाता है और जो बेल्स होती है, बड़ी बड़ी लपेटी और बंधी हुई गठरी है, उसमें दबाया जाता है। ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो हमने अभी ऊपर बताई हैं, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो मानव के हाथ से की जाती है। इसलिए जूट की खेती मुख्य रूप से उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों के अंदर ही की जाती है। ठीक है। जैसे कि हम अगर उत्पादन की बात करते हैं,
विभाजन के बाद जूट उत्पादन के 75% क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए थे, लेकिन जितनी भी जूट की मिलें हैं वो भारत में रह गई थी। 1950 से 1980 के बीच में अगर हम जूट के उत्पादन और उपज में देखें तो बड़ी वृद्धि देखी गई थी, परंतु जब हम 1981 की बात से अब तक की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इस क्षेत्र में उत्पादन और उपज में हमें इतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि मौसम की स्थितियों के अंदर बदलाव हो गया, चावल की जो क्षेत्र है उसके अंदर वृद्धि हो गई, और जूट के जितने भी सिंथेटिक अल्टरनेट हैं हमारे ये विकल्प हैं उनकी शुरुआत हो गई थी, जिसकी वजह से जो जूट का उत्पादन है 1981 के बाद और उसकी वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें विश्व में जूट का उत्पादन में लगभग 56% हिस्सा भारत रखता है। ठीक है, बांग्लादेश 25% के साथ दूसरे स्थान पर आता है। अगर हम वितरण की बात करें, कुल जूट का लगभग 99% केवल 5 राज्यों में होता है, जिसमें आपके पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में डेल्टा क्षेत्र है और उड़ीसा इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, इसमें आप लोग इस टेबल में देखोगे वेस्ट बंगाल 75% इंडियन जूट प्रोडक्शन का, बिहार लगभग 18.5%, और जब बाकी रह गए बाकी असम है, ब्रह्मपुत्रा और सुरमा वैली है। इसमें रीज़न क्या है? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, एलुवियल लूमी सॉइल, चीप लेबर और इनफ जूट मिल्स लोकेटेड इन हुगली बेसिन। हुगली बेसिन के अंदर जो आप ये कह सकते हो कि चीप, और आप ये कह सकते हो बहुत सारी जूट मिले हैं। अगर आप इस मानचित्र के अंदर देखोगे जो ये वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि ये वाले क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र हैं, ये वाला जो आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है पूरा का पूरा, और ये असम का क्षेत्र है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जाओगे तो उड़ीसा का ये क्षेत्र है। ये वाले जो येलो वाले हैं ये सारे के सारे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। जो ये है ये कॉटन के हैं, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए। तो ये तो जूट का जो प्रोडक्शन है ये आप लोग मानचित्र पर अच्छी प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत है कच्चा जूट बांग्लादेश से आयात करता है, क्योंकि स्थानीय उत्पादन है जूट की मिलों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, जूट एशियन है, वह बांग्लादेश को निर्यात करता है। ठीक है, ये था आपका जूट का प्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं मोटे अनाजों की। ठीक है, मिलेट्स जिसको हम बोलते हैं, पारंपरिक अनाज है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर 5000 वर्षों से अधिक समय से उगाए जाते हैं। मिलेट जो है मोटे अनाज है वो केवल 3 से 4 महीनों की फसल होती है। छोटे दाने वाले वार्षिक और गर्म मौसम वाले अनाज हैं जो कि मुख्य रूप से घास के परिवार से संबंध रखते हैं। खास बात, कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में ये उगाए जाते हैं। सूखे और अन्य जो आपकी मौसम संबंधी समस्याएं हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा सहनशील हैं। ठीक है, इन्हें कम या कोई खरीदे गए इनपुट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह शुष्क भूमि में कृषि की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ठीक है, मेनली चीज़ क्या है कि इसके अंदर हम मुख्य रूप से जो बाज़ार के अंदर से सामान लेके आते हैं उसके ऊपर ज़्यादा सा डिपेंडेंट नहीं होता। जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, वो सबसे ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, ग्लूटोन रहित होते हैं, एसिड नहीं बनाते। जो आपके मोटे अनाज है मुख्य रूप से उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होता है और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। विशेष रूप से जो उच्च फाइबर सामग्री होती है वो इनके अंदर होती है। सबसे मेन चीज़, भारत जैसे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको ये भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज़ का शायद पता ना होगा, परंतु सबसे मेन चीज़ क्या है कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जो गरीब प्रांत के अंदर रहते हैं वो आपके इन्हीं फसलों के ऊपर ज़्यादा जीवित रहते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है, एक स्कीम है मिलेट विलेज योजना। ये क्या है? यह एक विशेष योजना है जो अट्टापडी है आपका केरला के अंदर। ठीक है, केरला के अंदर जो कि 2013 के अंदर जिसमें इनिशिएट लिया गया था, और उसका मेन इनिशिएटिव क्या था कि जो हमारी पारंपरिक खेती है, स्पेशली जो आपके जनजातीय समूह है
उनके अंदर जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना, और जो मोटे अनाज है उनकी खेती करना, जिसमें मिलेट विलेज को स्थापित करना है, जिसमें मिलेट, रागी, बाजरा, मक्का जैसे अनाजों की खेती को बढ़ावा देना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि किस प्रकार से जो हमारी पारंपरिक बीजों की रक्षा है वो करनी है, और आदिवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित करना है। मतलब एक प्रकार से ये एक ऐसी स्कीम हो गई जिसमें जो आदिवासी लोग हैं उनको खाद्य सुरक्षा को प्रोवाइड करवाना। जो हमारा मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2023, ये बनाया गया था दिसंबर 2018 में रोम के अंदर आयोजित एक खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, परिषद ने 160वें सत्र के अंदर 2023 में मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाने के लिए भारत को के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सॉरी, तो 2023 है वह अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी बनाया जाता है। तो इसमें हमारी जो पहली फसल है वो है बाजरा, ठीक है। बाजरा है, ज्वार के बाद बाजरा सबसे महत्वपूर्ण फसल आती है, ठीक है। पुराने समय से ही अफ्रीका और जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंदर उगाया जाता है। दूसरा, यह सूखा, मिट्टी अगर कम उर्वरक है और उच्च तापमान वाला है, उन क्षेत्रों के अंदर ये भली भांति ही उगाया जाता है। अगर उच्च लवणता है या कम पीएच वाली है, वैल्यू वाली मिट्टी है, उसके अंदर इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ज्वार की तरह, जैसे ज्वार की फसल है, शुष्क भागों में भोजन और चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परिस्थितियां, गर्म जलवायु और वर्षा आधारित खरीफ की फसल है। वर्षा आधारित इतनी ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, लगभग आप ये मानो 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। ऊपरी सीमा जहाँ पर बाजरा बोया जाता है, मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा तक वाले क्षेत्रों के अंदर ये बोया जाता है। जो बाजरा है, हल्की रेतीली मिट्टी, काली और लाल मिट्टियों में भी उगाया जा सकता है, मगर सबसे मेन चीज़ क्या है, हल्की मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, वहाँ पर ये, जहाँ पर भी आप लोगों को ये दिखे कि बालू है तो वहाँ पर ये बाजरे की खेती की जाती है। इसे कपास, ज्वार और रागी के साथ शुद्ध या मिश्रित फसल के रूप में भी बोया जा सकता है। कि आप लोग कपास बो दी, कपास के बीच में को बो दिया, ज्वार के साथ बो दिया, रागी के साथ बो दिया, तो ये मिश्रित फसल के रूप में भी बोया जाता है। जब हम इसके उत्पादन और वितरण की बात करते हैं, राजस्थान सबसे पहले स्थान के ऊपर आता है, क्योंकि राजस्थान में जाओगे तो आप लोगों को बाजरा ही बाजरा दिखाई देगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक महत्वपूर्ण उत्पादक प्रदेश है। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान कुल उत्पादन का लगभग 44.39% हिस्सा रखता है। अगर आप मानचित्र के ऊपर आओगे तो इस कंडीशन में जो आपका ये वाला क्षेत्र है, पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र है, वो आपका बाजरा उत्पादक जो राज्य के अंदर आता है, इससे बाहर नहीं जाता। मतलब आपको सोचो कि कभी इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो ये बाजरा का आपका इंडिया के अंदर वितरण बताता है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और उनको भी बोल दें कि जी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनके पास भी इस प्रकार की वीडियोज़ आती रहें और उनको भी इन वीडियो का लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।